बात बहुत ही पुरानी है। सूरजनगर में किशोरी लाल नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। किशोरी लाल एक बहुत ही अक्लमंद आदमी था। इसके साथ साथ वह दूसरों के काम आने वाला और दीन दुखियों की मदद करने वाला था। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे नगर में फैले हुए थे। यहाँ तक कि नगर के कई लोग अपने आपसी झगड़े निपटाने के लिए किशोरी लाल के पास आया करते थे। धीरे धीरे किशोरी लाल की ख्याति सूरजनगर के राजा महाराज वीर प्रताप तक भी जा पहुंची। महाराज वीर प्रताप ने किशोरी लाल को अपने खास दरबारियों में शामिल कर लिया। अब महाराज किशोरी लाल को बहुत ही पसंद करते थे, क्योंकि वह राजा को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताया करता, साथ ही प्रजा की भलाई के लिए कई बातें समझाया करता था। एक समय वो भी आ गया जब राजा वीर प्रताप को किशोरी लाल पर इतना भरोसा हो गया था कि जितना भरोसा उसे अपने किसी दरबारी और मंत्री पर नहीं था। राजा को जब भी कोई मुश्किल पड़ती वह सबसे पहले किशोरी लाल से ही सलाह लिया करता था। हमेशा ही राजा ने यह बात महसूस की कि किशोरी लाल की सलाह बहुत ही काम आती थी। राजा ने महल के पहरेदारों, सिपाहियों और नौकरों को ये आदेश दे रखा था कि सेठ किशोरी लाल जब चाहे राजमहल में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है। साथ ही सभी लोग किशोरी लाल का पूरा आदर करें। लेकिन दूसरी तरफ ये बात महाराज के एक मंत्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजा का वो मंत्री बहुत ही मक्कार किस्म का आदमी था। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि राजा अपने मंत्री की जगह पर सेठ किशोरी लाल पर भरोसा करे और सभी मामलों में उसकी सलाह ले। मंत्री ने सोचा कि किसी न किसी तरह से महाराज वीर प्रताप के मन में किशोरी लाल के प्रति नफरत पैदा करनी चाहिए। काफी सोच विचार करने के बाद मंत्री ने राजा के कान सेठ किशोरी लाल के खिलाफ भरने का फैसला कर लिया। जब महाराज अकेले थे तब बेईमान मंत्री उनके पास गया और कहने लगा, महाराज आपकी जय हो। ईश्वर हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपके राज में हमारी प्रजा दिन दूनी और रात चौगनी उन्नति करे। महाराज मैं बहुत दिनों से एक बात को लेकर परेशान हूँ और इसी सिलसिले में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहूँ। महाराज ने कहा, कहिए मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं। मंत्री कहने लगा, महाराज दो बातें ऐसी हैं जो किसी भी राजा के लिए मुसीबत बन सकती हैं और हजूर आपकी राजगद्दी भी खतरे में पड़ सकती है। अन्नदाता, पहली बात तो ये है कि जो लोग सच में सम्मान के हकदार हैं, अगर उन्हें वो सम्मान ना दिया जाए, और दूसरी बात यह है कि जो लोग छोटे दर्जे के हैं और वो इस काबिल ना हो कि महाराज उन्हें मुंह लगाएं, उन लोगों को निचले दर्जे से उठाकर ऊपर पहुंचा दिया जाए। राजा उन्हें अपने नजदीक बिठाए और हर मामले में उनसे सलाह ले। अब क्योंकि ये लोग बड़ी ही छोटी सोच के होते हैं, इसीलिए उनसे किसी अच्छी सलाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। राजा अपने मंत्री की बातों को समझ ना सका और परेशान होकर कहने लगा, मंत्री जी हम समझे नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो, जरा खुलकर बताइए। मंत्री ने कहा, महाराज मुझे माफ कीजिएगा, मेरा इशारा सेठ किशोरी लाल की तरफ है, जिसको आपने खामखा ही इतना सम्मान दे रखा है और हर मामले में किशोरी लाल से सलाह लेते हैं। महाराज शायद आपको मालूम नहीं कि वो एक बहुत ही चालाक और धोखेबाज किस्म का आदमी है। नगर का बच्चा बच्चा उसकी धोखेबाजियों के बारे में जानता है। अब आप खुद ही सोचिए कि सेठ किशोरी लाल जैसा बदनाम आदमी अगर आपके दरबार में रहेगा तो प्रजा पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। महाराज ने बड़े ही गौर से अपनी मंत्री की बातें सुनी और फिर कहा, ये तुम क्या कहते हो? क्या मुझ में इतनी भी अकल नहीं कि मैं अच्छे और बुरे आदमी में फर्क कर सकूं? जहां तक मैंने जांचा और परखा है, किशोरी लाल एक बहुत ही नेक और अक्लमंद आदमी है। मुझे उस पर पूरा पूरा भरोसा है। आज तक उसने जितनी बार भी हमें सलाह दी है वो सभी सही साबित हुई हैं। मैंने कई बार उसे आजमाया है और हर बार उसे खरा और सच्चा इंसान पाया है। ये कहते कहते राजा के चेहरे पर क्रोध आ गया। उसने आगे मंत्री से कहा, मंत्री अब तुमने किशोरी लाल के खिलाफ जो इल्जाम लगाए हैं तो तुम्हारा फर्ज है कि उन सभी इल्जामों को तुम सही साबित करो, वरना मैं तुम्हें ऐसी कड़ी सजा दूंगा
कि हमेशा याद रखोगे। ये सुनते ही मंत्री का खून सूख गया। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और वहां से चला गया। मंत्री हाफता कांपता अपने घर पहुंचा। उसने ठंडे पानी के कई प्याले पिए, तब जाकर उसे कहीं सांस आया। वो अपने आप से कहने लगा, कहाँ तो मैं किशोरी लाल की चुगली करने चला था और कहाँ मैं खुद ही फंस गया। मुझे क्या मालूम था कि किशोरी लाल ने महाराज पर ऐसा जादू कर रखा है कि उसके खिलाफ राजा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। अब अगर सेठ किशोरी लाल के बारे में ये सारे इल्जाम मैं साबित ना कर सका तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे जैसे मंत्री इस बारे में सोचता, उसे अपनी जान के लाले पड़ते हुए नजर आने लगे। अब उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिसके जरिए किशोरी लाल को महाराज की नजरों में गिराया जा सके। सोचते सोचते आखिरकार उसके दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। इसी नगर में 70-80 साल की एक बुढ़िया रहती थी जो मक्कारी और चालाकी में लाजवाब थी। अगर कहें तो आसमान से तारे तोड़ लाए। सब लोग उसे रज्जो कुटनी कहकर बुलाते थे। उसके कांटे का कोई मंत्र नहीं था। मंत्री ने अपना एक आदमी भेजकर रज्जो कुटनी को बुलाया। वह फौरन मंत्री के सामने हाजिर हुई और उसे दुआएं देते हुए कहने लगी, सरकार, आज तो मेरी किस्मत जाग गई। हजूर ने मुझ गरीब बुढ़िया को किस तरह से याद किया। आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ मालूम पड़ता है। क्या कोई परेशानी है? मंत्री ने कहा, हाँ अम्मा, कुछ ऐसी ही बात है। राजा का एक बहुत ही खास आदमी किशोरी लाल, जो मेरी जान का दुश्मन बन बैठा है, मैं उसे नीचा दिखाना चाहता हूँ। मैंने राजा से कह दिया कि वो एक बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है और राजा का दरबारी बनने के लायक नहीं। मगर राजा ने मेरी एक ना सुनी और कहने लगा कि अगर मैंने इन सभी इल्जामों का सबूत पेश नहीं किया तो वो मुझे कड़ी सजा देगा। अम्मा, अब मेरी इज्जत और मेरी जान तुम्हारे हाथों में है। कोई ऐसा उपाय करो जिससे सेठ किशोरी लाल राजा की नजरों से गिर जाए, फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने उस बेईमान मंत्री से कहा, हजूर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कोई एक उपाय? आप कहें तो मैं हजारों उपाय लगाकर सेठ किशोरी लाल को बदनाम कर दूं। अब आप आराम से अपने महल में आराम कीजिए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। चालाक बुढ़िया अगले दिन लाठी टेकती हुई आहिस्ता आहिस्ता सेठ किशोरी लाल के मकान पर पहुंची। जैसे ही वो मकान में घुसने लगी तो दरवाजे पर खड़े हुए पहरेदार ने उसे डांट कर रोक दिया। ओ बुढ़िया, कौन है तू? किधर जाती है? बुढ़िया ने पहरेदार की तरफ नफरत भरी नजर से देखा और चीख कर बोली, अरे मुए, तेरा सत्यानाश हो। तुझे बावला कुत्ता काटे। देखता नहीं मैं सेठ किशोरी लाल की पत्नी से मिलने जा रही हूँ। ये कहकर बुढ़िया ने पहरेदार को धक्का दिया और मकान के अंदर जाने लगी। पहरेदार ने बुढ़िया की लाठी पकड़ ली और कहने लगा, अरे अम्मा, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरी नानी के बराबर हो, इसीलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर गया, वरना कोई और मुझे इतनी गालियां देता तो मारते मारते उसका कचुम्बर निकाल देता। सेठ किशोरी लाल इस समय मकान में नहीं है और ना ही उनकी पत्नी अजनबी औरतों से मिलती है, इसलिए चुपचाप अपना रास्ता नापो, वरना मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा। देख लो, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। इतना सुनना था कि वो बुढ़िया ऐसा तमाशा करने लगी कि पूछिए मत। उसने लाठी जमीन पर फेंक दी और जमीन पर लेटकर ऐसे तड़पने लगी मानो कि उसे खूब पीटा गया हो। साथ ही साथ वो भयानक आवाज में चिल्लाती, अरे लोगों, मुझे बचाओ, ये 2 टके का नौकर मुझ गरीब बुढ़िया को मार रहा है। अरे बचाओ, मुझे इस मक्कार आदमी से कोई तो बचाओ। हाय, मेरी तो हड्डियां ही टूट गई। बुढ़िया का शोर सुनकर बहुत से राहगीर वहां पर जमा हो गए और सब मिलकर पहरेदार को बुरा भला कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इस गरीब बुढ़िया पर हाथ उठाते हो। बेचारा पहरेदार हक्का बक्का अपनी जगह पर खड़ा हुआ बुढ़िया के इस तमाशे को देख रहा था। उसने कस्में खा खा कर लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये बुढ़िया नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है। मैंने इसे मारना तो दूर उंगली भी नहीं लगाई, लेकिन किसी ने उस बेचारे पहरेदार की बात पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार इस सारे हंगामे की खबर सेठ किशोरी लाल की पत्नी को भी हुई
उसने जल्दी जल्दी से 2-3 नौकरानियों को दरवाजे पर भेजा और कहलवाया कि अभी के अभी इस बुढ़िया को पूरी इज्जत के साथ मेरे पास लाया जाए और पहरेदार को कह दिया जाए कि आइंदा अगर उसने किसी औरत पर हाथ उठाया तो वो अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले। नौकरानियां आनन फानन में बुढ़िया को लेकर किशोरी लाल की पत्नी के पास पहुंची। सेठानी ने जब बुढ़िया को आंसू बहाते हुए देखा तो उस पर बहुत ही तरस आया। वो कहने लगी, अम्मा, मैं माफी चाहती हूँ कि पहरेदार ने आपके साथ बहुत ही बदतमीजी की। कहिए कैसे आना हुआ? बुढ़िया ने कहा, बेटी, भगवान तेरा भला करे, तेरा सुहाग हमेशा कायम रहे। बहुत समय से सेठ किशोरी लाल का नाम सुनती आ रही हूँ कि वो बड़े ही दयालु और नेक दिल इंसान हैं। बेटी, मैं एक मुसीबत की मारी औरत हूँ। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियां हैं। मेरे बेटे और बहू एक नाव दुर्घटना में चल बसे थे। अब उनके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मुझ पर है। घर में कमाने वाला और कोई नहीं है। कई दिनों से हम भूखे मर रहे हैं। भीख मांगने की आदत तो मुझे है नहीं, तो सोचा कि आज सेठ किशोरी लाल के पास जाऊं और उनसे कुछ सहायता मांगूं। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि अमीर लोगों ने ऐसे नौकर पाल रखे हैं जो गरीबों को पीटते हैं। बेटी, अब मैं तुमसे क्या कहूँ, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। कभी हम भी रुपए पैसे वाले थे। मेरा पति लाखों में खेलता था। जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। लेकिन मेरे पति की मौत और उसके बाद बेटा बहू की नाव में दुर्घटना से मौत हो जाने के बाद सभी रिश्तेदारों ने मेरी सारी दौलत और जायदाद मुझसे धोखे से हथिया ली। अब हम कोड़ी कोड़ी को मोहताज हैं। जब तक मेरे बदन में जान थी, मैंने मेहनत मजदूरी करके बाल बच्चों का पेट पाला। लेकिन अब मैं कई बरस से बीमार हूँ, काम करने के काबिल नहीं हूँ। तब मजबूर होकर मैं घर से निकली। इतनी बात कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। सेठ किशोरी लाल की पत्नी इतनी नेक दिल और दयालु औरत थी कि बुढ़िया की कहानी सुनकर उसके भी आंसू आ गए। बुढ़िया ने कहानी ही ऐसी गढ़ी थी कि जो भी सुनता रोए बगैर नहीं रह सकता था। आखिरकार सेठानी ने कहा, बड़ी अम्मा, जरा सब्र करो। दुनिया की दौलत तो आनी जानी चीज है। हो सकता है ईश्वर तुम्हें एक बार फिर से अमीर बना दे। बात यह है कि इस वक्त मेरे पति घर पर मौजूद नहीं है, वरना उनकी इजाजत लेकर मैं तुम्हें इतने पैसे और कपड़े देती कि सारी जिंदगी तुम्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम यहाँ आराम से बैठो। मेरे पति महाराज से मिलने के लिए गए हैं, शायद अभी वापस आते ही होंगे। चालाक बुढ़िया सारा दिन उसी मकान में बैठी रही। संयोग की बात है कि सेठ किशोरी लाल शाम होने तक भी वापस नहीं आया। जब अंधेरा तेजी से फैलने लगा तो बुढ़िया ने कहा, बेटी, तुम्हारा पति तो अभी तक राजमहल से वापस नहीं आया। उधर मेरे बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे होंगे। मेरे घर में कोई ऐसा भी तो नहीं जो मेरी गैर हाजिरी में उन बच्चों की देखभाल कर सके। अब तुम मुझे आज्ञा दो, मैं फिर कभी आऊंगी। ये सुनकर सेठ किशोरी लाल की पत्नी ने एक बहुत ही कीमती चादर जो महाराज ने सेठ किशोरी लाल को तोहफे के रूप में दी थी, बुढ़िया को दे दी और कहा, बड़ी अम्मा, इस वक्त तो तुम ये चादर ले जाओ। इसके किनारों पर कीमती मोती टके हैं। अगर तुम बाजार में इसे बेचोगी तो 200-300 अशर्फियां आसानी से मिल जाएंगी। तुम कल सुबह जरूर आना। उस वक्त मेरे पति घर पर ही रहते हैं। तब मैं तुम्हें बहुत सा धन दिलवाऊंगी। बुढ़िया ने कीमती चादर लपेटी और सेठानी को सैकड़ों दुआएं देती हुई वहां से चली गई। बुढ़िया बहुत ही खुश थी। उसका ख्याल था कि सेठ किशोरी लाल की चादर ले जाकर वो मंत्री को दिखाएगी तो मंत्री खुशी से उछल पड़ेगा और अपने वादे के मुताबिक उसे मुंह मांगा इनाम देगा। बुढ़िया सीधा मंत्री के महल में आई और चादर उसके आगे फेंकती हुई बोली, हजूर, मैं अपना काम करके लौटी हूँ। मैंने बहुत ही चालाकी से ये चादर हासिल की है, बल्कि खुद सेठ किशोरी लाल की पत्नी ने ये चादर मुझे दी है। मंत्री ये सुनते ही खुशी से नाचने लगा। उसने बुढ़िया को ढेर सा इनाम दिया और चादर को बगल में दबाए हुए महल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर उसने महाराज को अपने आने की सूचना दी। महाराज ने सोचा कि शायद कोई जरूरी बात होगी। महाराज ने तुरंत मंत्री को बुला लिया। राजा ने पूछा, कहो क्या बात है?
मंत्री ने वो चादर राजा को दिखाते हुए कहा, अन्नदाता, ये वही चादर है ना जो आपने सेठ किशोरी लाल को उपहार के रूप में दी थी। राजा ने चादर को गौर से देखा और फिर बोला, हाँ, ये वही चादर है जो मैंने खुश होकर किशोरी लाल को तोहफे के रूप में दी थी, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? मक्कार मंत्री कहने लगा, हजूर, किशोरी लाल ने ये चादर अपनी पत्नी को दे दी थी और उसकी पत्नी इस चादर को बाजार में औने पौने दामों पर बेच रही थी। संयोग की बात है कि मेरी नजर उस पर पड़ गई। मैं आपके दिए हुए तोहफे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने ये चादर उससे खरीद ली और आपके पास ले आया। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। मंत्री ने देखा कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, तो वह उसी वक्त चादर राजा को देकर वहां से चला गया। राजा ने सोचा कि अगर मंत्री की बात सच्ची निकली तो किशोरी लाल सचमुच एक बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। वह उसके दिए हुए कीमती तोहफों के साथ ऐसा करता है। उसकी नजर में मेरे तोहफों की कोई कीमत नहीं। दूसरे ही पल उसके मन में ये विचार भी आया कि किशोरी लाल इतना नीच नहीं हो सकता। इसी सोच विचार में राजा को नींद आ गई। सुबह उठते ही महाराज ने सबसे पहले ये काम किया कि सेठ किशोरी लाल को बुलवाया। सिपाहियों को देखकर सेठ किशोरी लाल सोचने लगा कि इतनी सुबह तो महाराज ने उसे कभी नहीं बुलाया। हो सकता है राज्य के मामले में कोई सलाह उनसे लेनी हो और राजा ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हों। किशोरी लाल जिस हालत में भी था, वो भागता भागता महाराज के सामने पहुंचा। झुककर महाराज को प्रणाम किया और कहने लगा, हजूर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने वही चादर जो मंत्री लेकर आया था किशोरी लाल की तरफ फेंकते हुए कहा, जरा गौर से पहचानो, ये चादर किसकी है? किशोरी लाल ने पहली ही नजर में पहचान लिया कि वो कीमती चादर वही है जो महाराज ने उसे दी थी, लेकिन वो हैरान था कि ये महाराज के पास कैसे पहुंच गई। राजा गुस्से से चिल्लाया, मैं आज तक तुम्हें एक बहुत ही शरीफ और अच्छा आदमी समझता था। मैंने तुम पर ऐसा भरोसा किया जैसा मैंने आज तक अपने किसी भी मंत्री पर नहीं किया, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है। ये चादर जो मैंने उपहार के तौर पर तुम्हें दी थी, तुम्हारी पत्नी ने औने पौने दामों पर मंत्री को बेच दी। राजा के मुंह से ये बात सुनकर किशोरी लाल को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन वह राजा के सामने खड़ा था, इसीलिए उसने गुस्से पर काबू किया। किशोरी लाल को पक्का विश्वास था कि ये सब उस मंत्री की चालाकी है। उसने राजा की नजरों से गिराने के लिए ये हरकत की है। किशोरी लाल को अपनी पत्नी के बारे में भी मालूम था कि वो एक पल के लिए भी मकान से बाहर नहीं गई। फिर वह इस बकवास पर किस तरह से यकीन करता? उसने बड़ी ही विनम्रता से राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा का पारा चढ़ चुका था। उसने किशोरी लाल की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसी वक्त जल्लाद को बुलाकर कहा, ले जाओ इस आदमी को मेरे सामने से। कल सुबह ही इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। इसकी यही सजा है। इसने हमारे दिए हुए तोहफे की बेइज्जती की है। सारे दरबारी ये आदेश सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि वे सभी सेठ किशोरी लाल को अच्छी तरह से जानते थे कि वो एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार आदमी है। उन्हें मंत्री के बारे में भी पता था कि वो सेठ किशोरी लाल से ईर्ष्या करता था, मगर राजा के सामने कुछ बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। जल्लाद किशोरी लाल का बाजू पकड़कर उसे राज दरबार से बाहर ले गया। वो भी किशोरी लाल की बहुत ही इज्जत करता था। बाहर आकर उसने किशोरी लाल के कान में कहा, आप घबराइए मत, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि राजा ने जल्दबाजी से काम लिया है। मैं आपको अपने घर ले जाकर छुपा दूंगा। इधर राजा ने किशोरी लाल को मौत की सजा सुनाई और उधर किशोरी लाल के एक दोस्त ने यह खबर किशोरी लाल की पत्नी तक पहुंचा दी। उसे सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह से मंत्री ने उस पर तोहफे में दी गई चादर को बेचने का इल्जाम लगाया है। किशोरी लाल की पत्नी ने कहा, ईश्वर जानता है कि मैंने वो चादर एक गरीब और बेसहारा बुढ़िया को दी थी। लगता है ईश्वर मेरी परीक्षा लेना चाहता है। किशोरी लाल का दोस्त ये सूचना देने के बाद वहां से चला गया। तब किशोरी लाल की पत्नी ने अपने चेहरे को एक दुपट्टे से ढका
और सीधा महाराज के दरबार में जा पहुंची। उस वक्त मंत्री भी दरबार में मौजूद था। किशोरी लाल की पत्नी ने दरबार में पहुंचते ही फरियाद की, महाराज मेरा इंसाफ कीजिए, मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ। राजा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है, मैं तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ करूंगा। किशोरी लाल की पत्नी ने बेईमान मंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, अन्नदाता, आपके इस मंत्री ने मुझे धोखा दिया है। मैं पिछले 10 साल से आपके इस मंत्री की पत्नी हूँ। इसने वादा किया था कि ये हर साल मुझे खर्च करने के लिए 900 अशर्फियाँ देगा, मगर इस धोखेबाज आदमी ने मुझे आज तक एक धेला भी नहीं दिया। यही नहीं, ये रोज रोज मुझ पर नए नए जुल्म करता है। मजबूर होकर मैं आपके पास फरियाद लेकर आई हूँ। पिछली रात तो इस आदमी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। राजा ने मंत्री की तरफ देखा और कहा कि इस औरत ने जो इल्जाम लगाए हैं, तुम्हें इनके बारे में क्या कहना है। मंत्री कहने लगा, महाराज ये औरत झूठी है। मैं आपके सिर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आज से पहले इस औरत को कभी नहीं देखा, ना ही मैं इसे जानता हूँ। ये कौन है? औरत ने चिल्लाकर कहा, हजूर, मंत्री ने आपके सिर की कसम खाकर कहा है कि वो मुझे नहीं जानता। आज से पहले इसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। इससे कहिए कि जो कुछ भी इसने कहा है वो एक कागज पर लिख दे, ताकि बाद में ये अपनी बात से मुकर ना सके। ये कहकर औरत ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और बोली, इस मक्कार मंत्री से कहिए कि मेरी सूरत गौर से देख ले और लिखित में ये बात कहे कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूं और ना ही ये मुझे जानता है। बेईमान मंत्री ने उसी वक्त एक कागज पर यह बात लिख दी कि ये औरत झूठी है, ये मेरी पत्नी हरगिज नहीं है। ना ही मैं आज से पहले इससे कभी मिला हूं, ना ही मैं इसे पहचानता हूं। ये सारी बातें मंत्री ने जब लिख दी तब औरत ने कहा, महाराज, जैसा कि मंत्री ने कहा है कि वो मुझे नहीं जानता, उसने आज से पहले मेरी सूरत कभी नहीं देखी। मैं बताना चाहती हूँ कि मंत्री की ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ये सच है कि मैं इस बेईमान आदमी की पत्नी नहीं हूँ। मैं आपके सामने इसकी मक्कारी की पोल खोलने के लिए आई हूँ, इसीलिए मैंने ये सारा नाटक किया था। हजूर, सच बात तो ये है कि मैं किशोरी लाल की पत्नी हूँ। इस बेईमान मंत्री से पूछिए कि जब आज तक इसने मुझे देखा ही नहीं और ना ही ये मुझे पहचानता है, तो इसने ये इल्जाम कैसे लगा दिया कि इसने आपकी दी हुई चादर मुझसे खरीदी है। अगर सच में इसने मुझसे चादर खरीदी है तो अब तक ये मेरा चेहरा कैसे भूल गया। इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि मंत्री झूठ बोल रहा है। हजूर, असल बात तो ये है कि वो चादर मैंने एक गरीब और बेसहारा बुढ़िया को दी थी। उस बुढ़िया से इस मंत्री ने वो चादर किसी तरह से हथिया ली और अब मुझे बदनाम करने का मौका ढूंढ लिया। राजा ने गुस्से से लाल आंखों से मंत्री को घूरा। इधर मंत्री की हालत ये थी कि उसे काटो तो खून नहीं। वह रोता हुआ राजा के कदमों में गिर गया और अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगने लगा, लेकिन राजा ने ठोकर मारकर उसे दूर हटा दिया। आदेश दिया कि जल्लाद को बुलाकर इस मंत्री को मौत के घाट उतार दिया जाए। जैसे ही जल्लाद वहां पर हाजिर हुआ, उसे देखकर मंत्री की रही सही हिम्मत भी जाती रही। वह किशोरी लाल की पत्नी के कदमों में गिरा और कहने लगा, भगवान के लिए महाराज से ये विनती करो कि वो मेरी जान बख्श दें। वो कहने लगी, मंत्री, तूने हरकत ही ऐसी की है जिसके लिए ये सजा भी कम है। तुमने ना सिर्फ मेरे पति की इज्जत उछाली बल्कि उनकी जान को भी खतरे में डाला, लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया और तुझे ही इस खड्डे में गिरा दिया जो तूने मेरे पति के लिए खोदा था। अब ये बता कि शाही चादर तेरे पास कैसे पहुंची। मंत्री ने रज्जो कुटनी वाली सारी बात कह सुनाई। राजा के सिपाही उसी वक्त गए और चालाक बुढ़िया को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने हुक्म दिया कि इस बुढ़िया को इसी समय काल कोठड़ी में डाल दिया जाए और मंत्री को मौत के घाट उतार दिया जाए। इसके बाद शाही जल्लाद किशोरी लाल को लेकर राजा के सामने आ गया और कहने लगा, हजूर, मैं जानता था कि किशोरी लाल बेगुनाह है, इसीलिए मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया था। राजा ने खुश होकर जल्लाद को
मोतियों की कीमती माला इनाम में दे दी और किशोरी लाल को अपने गले से लगा लिया। कुछ दिनों के बाद महाराज ने किशोरी लाल को अपना मंत्री बना लिया। तो दोस्तों, इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक हो सकें। अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक गांव में रोशन और फकीरा नाम के 2 दोस्त रहते थे। अब उनकी गिनती गांव के शरीफ लोगों में होती थी और ये बात गांव में शायद ही किसी को मालूम थी कि ये दोनों आज से 25-30 साल पहले एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान थे और इस गांव में आकर बसे थे। और ये राज तो किसी को मालूम ही ना था कि ये दोनों किसी जमाने में पेशे से चोर थे। ये भी भाग्य की बात है कि ये दोनों भटकते भटकते इसी गांव में आकर बस गए और अब मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। दोनों ने एक ही जगह पर अपनी झोपड़ियां डाल रखी थी। उन दोनों के दिल ऐसे मिले कि गांव के लोग उन्हें 2 भाई कहकर पुकारते थे। उनकी झोपड़ियां बिल्कुल पास पास थीं। दोनों के दिन बड़े ही मजे से कट रहे थे। समय बीतने के साथ साथ वे एक दूसरे के ये राज भी जान गए कि वे दोनों किसी समय में चोर थे, लेकिन बरसों पहले उन्होंने चोरी के काम को छोड़कर एक सीधे और सच्चे आदमी की तरह जीवन गुजारने की कसम खा ली थी। परंतु ये राज हमेशा उन्हीं के दिलों में रहा और गांव में किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ही वो अपने पेट की भूख को शांत कर पाते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वे रात को खाना खाकर अपनी अपनी झोपड़ियों के बाहर चारपाई पर बैठते तो अपनी पिछली जिंदगी के किस्से एक दूसरे को सुनाकर अपना दिल बहलाते। एक बार दोनों रात के समय बाहर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तब रोशन ने कहा, भाई, चोरी चकारी के किस्से तो हम रोज ही सुनाते हैं, परंतु मेरा तो मन चाहता है कि तुम ये बताओ कि तुमने चोरी छोड़ क्यों दी। चलो आज तुम मुझे बताओ कि तुमने चोरी का काम क्यों छोड़ा। ठीक है, आज मैं बताता हूँ, लेकिन कल तुम्हें भी बताना होगा। मुझे मंजूर है। इसके बाद रोशन ने कहना शुरू किया, भाई, एक बात तो तुम जानते होगे कि हमारे समय में चोरी करना कोई हंसी खेल नहीं था। ये एक कला थी। आज की तरह नहीं कि घर खाली देखा और ताला तोड़ दिया और घर में घुस गए। कुछ यारों ने तो चाबियों के बड़े बड़े गुच्छे साथ में रखना शुरू कर दिए हैं। ना मेहनत ना किसी का डर। ताला तोड़ा और जो कुछ हाथ लगा लेकर चंपत हो गए। सच पूछो तो आजकल के चोरों ने चोरों के नाम पर बट्टा लगा रखा है। ये तो उठाई गिरी हुई। ठीक कहते हो भाई, फकीरा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। फिर रोशन बोला, मैंने चोरी की, लेकिन हुनर के साथ। कभी किसी खाली घर में चोरी नहीं की। जब तक घर भरा पूरा ना हो और हर तरफ लोग सो ना रहे हों तो चोरी करने का मजा ही क्या है। जब घर वाले पहरा देते देते ऊब जाते और हम उन्हें झांसा देकर चोरी करते, इस तरह से चोरी करने का मजा आता था। भाई, बड़ी ही बहादुरी का काम था ये। दबे पांव बिल्लियों की तरह घुप अंधेरे में छतों पर कूदना, पतली पतली दीवारों पर गिरगिट की तरह रेंगना और चूहे की तरह बिना आवाज के किसी के घर में घूमना और सिर्फ छूकर ही जान लेना कि कौन सी चीज काम की है। इस चुनौती में जो मजा है वो जोर जबरदस्ती या ताला तोड़कर घुसने वालों को क्या पता। और वैसे भी दीवार में सेंध लगाना तो आजकल के चोरों के बस की बात ही कहाँ पर है। हम ऐसी सेंध लगाते थे कि सुबह को सब देखकर हैरान रह जाते थे कि इसमें से आदमी कैसे निकला होगा। मैं हमेशा अकेला ही चोरी करता था। अब मैं वो किस्सा सुनाता हूँ जिसके बाद मैंने चोरी करना छोड़ दिया। असल में मैं तभी चोरी करता था जब मुझे कोई काम ना मिलता और रुपयों की सख्त जरूरत होती थी। हर चोरी के बाद मैं खुद से वादा करता था कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन फिर अगली चोरी करने के लिए निकल पड़ता।
मैं उस जमाने में एक पहाड़ी इलाके में रहता था, मगर वो ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं थे। वहां पर एक छोटा सा मकान था जिसके नीचे एक लाला जी की दुकान और उनका परिवार भी वहीं पर रहता था। घर के ऊपर वाले हिस्से पर एक खान साहब रहते थे। घर के आगे जंगल था और आसपास 2-3 कच्चे मकान थे। कोई ज्यादा आबादी नहीं थी वहां पर। सारे पहाड़ी इलाकों की तरह यहाँ भी चोरी चकारी की कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि उस छोटे से घर के अलावा कहीं और से कोई माल मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं देखा करता था कि मकान का मालिक उस मकान में 2-2, 4-4 दिन छोड़कर आया करता था। उनका पहनावा और रुतबा बड़ा ही रौबदार था। उनके जूते भी सुनहरी रंग के होते थे। उनको देखकर मुझ पर तो क्या, सारे इलाके पर ये रौब पड़ जाता था कि वो बड़े ही रईस आदमी थे। कभी कभी जब उनके लड़के आते तो वह भी शानदार कपड़ों में होते थे। उस घर में आम दिनों में उस खान साहब जी की पत्नी और 5 साल की बेटी रहा करती थी। घर की मालकिन यानी उनकी पत्नी को बहुत कम लोगों ने देखा था, क्योंकि वो बहुत ही कम घर से बाहर निकलती थी और घर का छोटा मोटा काम करने के लिए बच्चे ही आते जाते थे। थोड़ी देर चुप रहकर रोशन ने फिर से बात शुरू की, मगर मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी होती थी कि उस घर में चोरी चकारी से बचने का कोई खास इंतजाम नहीं था। थोड़ी सी मुश्किल से जो चाहे उस मकान के अंदर जा सकता था। शायद खान साहब का रौब ही इतना था कि घर वालों को कोई खटका ही नहीं था, मगर मुझे ये पक्का यकीन था कि घर में इतना माल तो जरूर मिल जाएगा कि 1-2 साल आसानी से निकल जाएंगे। एक दिन की बात है, मैंने खान साहब की जानकारी पाने के लिए उनके घर के नीचे लाला जी की दुकान पर पहुंचा और लाला जी से पूछा तो पता चला कि वो भी खान साहब से बहुत ही घबराते थे। उन्होंने कहा, अरे इन खान साहब की बात कर रहे हो, ये तो अपने इलाके के बहुत बड़े रईस हैं। यहाँ तो ये सिर्फ 2 साल से ही रह रहे हैं। मैंने कहा, हाँ वो तो देखने से लगता है, मगर ये यहाँ पर क्या करते हैं? लाला जी ने बताया, इन्होंने यहाँ पर दूर जंगलों का ठेका लिया हुआ है, ज्यादातर वहीं पर रहते हैं। कभी कभी 2-1 दिन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने पूछा, और इनके लड़के? लाला जी ने कहा, वो भी इन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो इन्होंने लड़कों को बड़े शहर के बड़े स्कूल में दाखिल करा रखा है। अब मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि खान साहब सचमुच बहुत बड़े रईस हैं, तभी तो अपने बच्चों को बड़े शहर के बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आखिर एक दिन 2-3 दिन घर पर रहने के बाद खान साहब जब अपने काम पर वापस लौटे तो मैंने उसी शाम को अपना काम करने की ठान ली। रात को घर के अंदर पहुंचने में कोई खास कठिनाई नहीं हुई। मैं सीढ़ियां चढ़कर खान साहब के घर के अंदर पहुंच गया। 2 कमरों और एक बरामदे का छोटा सा घर था ये। अंदर पहुंचकर मैं कुछ देर के लिए बरामदे में बैठ गया ताकि मेरी आंखें अंधेरे में देख सकें। जल्दी ही मुझे अंदाजा हो गया कि घर में सामान ज्यादा नहीं है। एक कमरे में माँ और बच्ची सो रहे थे। उसमें पलंग के नीचे 2 अटैचियां रखी हुई थी। दूसरे कमरे में एक पलंग के अलावा 2-3 बड़े और छोटे संदूक रखे हुए थे, जिनमें किसी में कोई ताला नहीं लगा हुआ था। ये देखकर मेरा माथा ठनका कि इतने बड़े रईस के घर में इतना कम सामान। खैर, मैंने सोचा कि इससे मेरा काम कुछ आसान ही हो जाएगा। मैंने संदूकों में हाथ डालकर जल्दी जल्दी तलाशी लेना शुरू कर दिया कि कपड़ों के अलावा कोई छोटा बक्सा, जेवर का डिब्बा या कोई और काम की चीज हाथ लग जाए। मगर मुझे जल्दी ही पता चल गया कि इस कमरे में मेरे काम की कोई चीज नहीं थी। संदूकों में सिर्फ कपड़े ही कपड़े भरे हुए थे। अंधेरे में हाथ से छूकर 2-1 कपड़े ऐसे लगे जैसे उन पर कढ़ाई और सितारों का काम बना हुआ था। मुझे यकीन था कि ये कढ़ाई सोने के तारों से की गई होगी। मैंने
उन कीमती कपड़ों को एक चादर में लपेटकर बरामदे में पड़ी हुई खाट के नीचे खिसका दिया। अब मुझे फिक्र थी दूसरे कमरे में रखी हुई दोनों अटैचियों की। मुझे यकीन था कि उस औरत ने अपने सारे जेवर और नकदी उसी में रखी थी। मैंने तय कर लिया कि दोनों अटैचियां गठड़ी में बांधकर ले जाऊंगा, क्योंकि वे अटैचियां बहुत बड़ी नहीं थी। मैं जमीन पर रेंगता हुआ दूसरे कमरे में घुसा और अटैची उठाकर बरामदे में ले आया और उन कीमती कपड़ों के साथ रखना ही चाहता था कि ना जाने क्या हुआ। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था या ऊपर वाला यही चाहता था कि मैं इस अधूरी चोरी के बाद कोई चोरी ना करूं। मैं दीवार से लगी हुई एक खाट से टकराया, जिस पर शायद मैंने अंधेरे में ध्यान नहीं दिया था। वो खाट खटखट की आवाज के साथ एक और झुकी और जमीन से टकराई। उसके साथ ही घर की मालकिन की आवाज आई, कौन है? मुझे एकदम ख्याल आया कि अगर ये औरत डर कर जोर से चीखी तो नीचे लाला जी के घर वाले भी उठ जाएंगे, और लाला जी तो मुझे पहचानते हैं। बस ना जाने कैसे मैं बोल पड़ा, बहन जी, मुझे खान साहब ने भेजा है कुछ मंगवाने के लिए। और औरत ने कहा, अरे इतनी रात गए? मुझे लगा कि औरत की आवाज में डर और घबराहट से ज्यादा हैरानी थी। मैंने कहा, हाँ जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे अब क्या कहूँ। औरत ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें बहुत ही मुश्किल हुई होगी यहाँ पर पहुँचने में। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी वानी लाती हूँ। और फिर मैंने देखा वो अंधेरे में घर की रसोई की तरफ गई। पहले उसने चिराग जलाया, उसके बाद कुछ बुदबुदाने लगी। कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े। वो कह रही थी, बेचारा कैसे पहुंचा होगा। तुम दिन में चले होंगे और पहुंचते पहुंचते रात हो गई होगी। बैठ जाओ चारपाई पर। और फिर जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ी और उसकी पीठ मेरी तरफ हुई, मैंने मौका सही पाकर अंधाधुंध दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। इतना वक्त कहाँ था कि कपड़ों की गठड़ी को उन्हें पाता। मैं बहुत तेजी से सीढ़ियों के जीने की ओट में छुपकर खड़ा हो गया, इसीलिए कि अगर मैं भाग कर जाता तो शोर होता और लाला जी निकल कर आते तो मुझे पहचान लेते। मैं दम साधे हुए खड़ा हुआ था कि अगले ही पल मुझे आवाज आई, अरे भैया, कहाँ चले गए? कुछ खा पी तो लेते पहले। वो घर की मालकिन की आवाज थी। फिर कुछ पलों के लिए सन्नाटा हो गया। मैं धीरे धीरे बिना आवाज के सीढ़ियों से नीचे उतर गया। फिर बच्चे की कुछ घबराई घबराई सी आवाज आई, माँ कहाँ हो? मैं यहाँ पर हूँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी का भेजा हुआ कोई आदमी आया था, ना जाने कहाँ चला गया। बच्ची ने कहा, माँ जी, तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। थोड़ी देर तक औरत ना जाने क्या बुदबुदाती रही। थोड़ी देर बाद मुझे दरवाजा बंद करके कुंडी लगने की आवाज आई। तब दूसरे चोर फकीरा ने कहा, अरे तू किसी के यहाँ पर चोरी करने गया था या किसी देवी के दर्शन करने? रोशन ने कहा, हाँ भाई, तू सच कहता है। वो सचमुच देवी ही थी, जिसे अकेले रहते भी डर नहीं लगता था, और आधी रात को भी कोई आए तो उसे शक नहीं होता था कि वो कोई चोर हो सकता है। कैसी सीधी और सच्ची औरत थी वो। उसे तो सबसे पहले इस बात का ख्याल आया कि ये आदमी थका हारा आया है, पहले थोड़ा सा आराम मिल जाए उसे। और एक तरफ मैं था जो उसके घर चोरी करने के लिए चला था। फकीरा ने कहा, सच है यार, अगर दुनिया में ऐसे सच्चे लोग ना हो तो जाने दुनिया का क्या होगा। फिर क्या हुआ? तूने दोबारा किस्मत नहीं आजमाई उस घर में? अरे मैं तो उस तरफ से गुजरा भी नहीं। मुझे लगता था कि वो देवी मुझे पहचान लेगी, और जब उसने घर के सामान की गठड़ी देखी होगी तो सोचा होगा मैं कैसा नीच आदमी हूँ। उस सीधी और सच्ची औरत के सामने मुझे खुद अपने आप से शर्म आने लगी। फकीरा ने कहा, वो अजीब औरत थी। रोशन ने कहा, कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि खान साहब अपने पुश्तैनी गांव से किसी कारण से तबाह और बर्बाद होकर इधर आ गए थे।
उनके पास अपने साफों और 2-4 जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। अब वो जंगलों के ठेकेदार नहीं बल्कि किसी ठेकेदार के मुंशी थे और उनकी आमदनी भी ज़्यादा नहीं थी जिसे वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा रहे थे, मगर अपने कपड़ों, साफों और जूतियों का रंग मैला होने नहीं देते थे। वो एक वक्त भूखे रह सकते थे मगर अपने साफों और कपड़ों की रंग और चमक में जरा भी कमी नहीं आने देते थे। वो जहां से गुजरते बस यही चर्चा होता कि खान साहब बड़े ठाट पाट के रईस हैं। तब मैंने सोचा कि एक वो आदमी है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए जी रहे हैं और एक मैं हूँ जो पेट भरने के लिए अपनी इज्जत आबरू गवाकर ये चोरी का काम कर रहा हूँ। उधर एक औरत के रूप में एक देवी है जिसे छल कपट और मन की गंदगी छू भी नहीं सकी है, और एक मैं हूँ जो ऐसे धर्मात्मा के घर चोरी करने पहुँच जाता हूँ। मैं कितना नीच हूँ। बस इसके बाद जब भी मैं चोरी करने का इरादा करता तो मुझे लगता कि वो भोली भाली आत्मा मुझसे कह रही है, तुम थक गए हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। और बस ये उसी देवी की कृपा है कि मैं कभी दोबारा चोरी ना कर सका। अब तू बता फकीरा, तूने चोरी करना क्यों छोड़ा? फकीरा बोला, तो सुन, जब मैंने आखिरी चोरी की थी तब मैं जवान था। मैं जिसके यहाँ पर भी चोरी करता था तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचता था। मेरी बला से उस पर जो कुछ भी गुजरे मुझे तो बस अपने काम से काम था। मगर एक बार मैंने अपनी आंखों से देख लिया और मेरे दिल दिमाग पर ऐसी चोट सी लगी, ऐसी नफरत हुई इस काम से कि फिर कभी चोरी नहीं की। सच पूछो तो बहुत दिन तक मुझे अपने आप से नफरत सी हो गई थी, यहाँ तक कि मैंने अपना नाम भी छोड़ दिया था और अपना नाम फकीरा रख लिया। बल्कि कुछ दिनों तक मैं सच में फकीर भी रहा। खैर, बात ये थी कि जिस गांव में मैं रहता था, रबी की फसल कटने के बाद एक किसान के यहाँ पर शादी की तैयारियां शुरू हुई। ये किसान बहुत ही छोटी सी जमीन पर हल चलाता था। पूरा घर मेहनत मजदूरी करता और कर्ज उधार लेकर फसल उगाता। इसी तरह से उसका जीवन गुजर रहा था और अब उसके घर से औरतों के गाने और ढोलक की आवाज आ रही थी। उसकी बेटी की शादी थी। अधेड़ उम्र का ये किसान एक दिन शहर सामान खरीदने के लिए गया। उसके साथ 2-3 गांव वाले और भी थे। शाम को वापसी में बैलगाड़ी सामान से लदी हुई पहुंची। टीन के नए बक्से, तांबे पीतल के बर्तन, कपड़ों की गठरियां वगैरह वगैरह। मैंने उसी दिन भांप लिया और उसी दिन मालूम कर लिया कि कब बारात आने वाली है। दूसरे गांव से भी मेहमान उस किसान के घर पर आने लगे थे। अब मैं चोरी की एक एक बात क्या बताऊं, मेरा जी नहीं चाहता वो सब दोहराने को। बस ये जान लो कि जिस दिन बारात आनी थी उससे एक दिन पहले वाली रात मैंने चोरी कर ली। दुल्हन के सारे चांदी के जेवर और एक आध शायद सोने का जेवर था। मेहमानों के जेवर और कुछ नकदी मेरे हाथ में लगी और मैंने फौरन ही गांव के बाहर एक पेड़ के खोखले तने में छुपा दिया। फिर जब दिन चढ़ने के बाद मैं उसके घर के पास से गुजरा तो मुझे उस घर से गानों और ढोलक की बजाय औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। एक पल के लिए मैं भूल गया कि अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने यहाँ पर चोरी की थी। मैंने समझा शायद यहाँ पर किसी की मौत हो गई है और बस उसी वक्त मुझे पहली बार जिंदगी में एक ऐसा धक्का सा लगा। कुछ और लोगों के साथ मैं भी उस किसान के पास जा पहुंचा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद वहां ना गया हूं बल्कि मुझे कोई खींच कर ले गया है। बहुत से लोग उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। बेचारा किसान उदास और सोच में डूबा हुआ था, जैसे अभी किसी का क्रियाक्रम करके आ रहा हो। अचानक किसी ने पूछा, कुछ बचा भी या सब चला गया? किसान की आंखों में आंसू डबडबा आए। उसने रोती हुई आवाज में कहा, बस भाई ये समझ लो कि बिटिया को आज तो विदा नहीं किया जा सकता।
मुझे तो मेहमानों से भी शर्म आ रही है। बेटी का तो जो सामान गया वो गया, कुछ मेहमानों का माल भी चला गया। वो रुक रुक कर बोल रहा था। आगे उस बूढ़े किसान ने कहा, तुम्हें तो मालूम ही है, मेरे पास तो था ही क्या, जमीन गिरवी रखी थी, तब कुछ जेवर बनवाए थे, एक पुराना सोने का गहना पहले से ही इसकी माँ का पड़ा था, 600-700 रुपए नगद थे बारात के खर्चे के लिए, वे सब भी चले गए। अब बताओ शाम को बारात आएगी तो उसे क्या खिलाऊंगा, लड़की के हाथ पर क्या रखूंगा। किसी दूसरे आदमी ने कहा, ये तो सचमुच बहुत ही बुरा हुआ, ये तो गांव भर की इज्जत का मामला है, फिर तूने क्या सोचा बारात का। किसान ने कहा, हाँ यही सोच रहा हूँ, नाक तो नहीं कटवानी, मैं सोचता हूँ कि बारात रुकवाने के लिए आदमी दौड़ा दूं। वहीं पास में ही खड़े एक नौजवान ने कहा, अरे नहीं भाई, बारात नहीं रुकेगी। तो किसान ने झुंझला कर कहा, तो तू बता कहाँ से खिलाऊंगा उन्हें। फिर किसान की आवाज में उदासी सी छा गई। बोला, अच्छा मान ले, अगर गांव वालों से मांग कर बारात को कुछ खिला पिला भी दूं तो बेटी को बिना जेवर के कैसे विदा कर दूं। अब मैंने देखा कि बूढ़ा किसान सचमुच रोने लगा था। रोते रोते आंसू उसकी आंखों से लुढ़क कर उसके मैले कुर्ते पर आ गिरे थे। ये देखकर मेरा दिल हिल गया। इससे पहले मैंने बड़ी उम्र वाले आदमी को रोते बिलखते नहीं देखा था। मुझे ये बात बड़ी ही अजीब सी लगी। फिर ना जाने कैसे मेरे दिल में ख्याल आया कि एक घर के लोगों को दुख देकर, बूढ़े माँ बाप का दिल तोड़कर, घर के बच्चों की शादी और खुशियों को छीनकर अगर मैंने कुछ दिन अच्छा खाना खा भी लिया तो कैसा लगेगा। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे दिमाग में जोर जोर से चीख रहा हो कि तुम सिर्फ चोर ही नहीं, कातिल भी हो, इनकी खुशियों के कातिल। तुमने बूढ़े माँ बाप की खुशियों का गला घोटा है। मेरी खोपड़ी में कुछ अजीब सी हलचल हुई। मेरा दिल चाह रहा था कि बूढ़े बाप के आंसू पोंछकर उसके पैरों पर गिर पड़ूं। ये मुझे पकड़कर जेल भिजवा देंगे, 1-2 साल चक्की पीसूंगा, तकलीफ होगी, मगर अब मुझ अकेले की वजह से कितने लोगों को तकलीफ हो रही थी। मैं ख्यालों में खोया हुआ था कि मुझे लगा कि किसी ने मेरे सिर पर हथौड़ा मारा और आवाज आई, जा फौरन चला जा। ये उस बूढ़े इज्जत आबरू वाले बाप की सख्त आवाज थी। वो अपने उसी लड़के को हुक्म दे रहा था जिसने बारात रुकवाने को मना किया था। बूढ़ा कह रहा था, जा दूल्हे के बाप से कहना कि शाम को बारात लेकर ना आए, वो कुछ भी कहे तुम राजी मत होना, और कहना कि 1-2 दिन में मैं खुद उनसे मिलने आऊंगा। गांव भर की नाक कटवाने से अच्छा है कि बारात आए ही नहीं। अब दुख और उदासी की जगह उस बूढ़े की आवाज में अजीब सी सख्ती आ गई थी। फकीरा बोला, बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज मुझे खींच रही हो। मैं शायद उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं था। मैं लोगों की भीड़ को चीरता हुआ बिना सोचे समझे बूढ़े के पास पहुंच गया और उसके पांव पकड़ लिए। मेरी जबान भी मेरे काबू में नहीं थी। मैंने किसी ना किसी तरह से कहा, बारात को मत रोको चाचा। बूढ़े ने कहा, क्या बात है, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं एक चोर हूँ, ना जाने मैंने कैसे कह दिया। मैंने ही चोरी की, मैं तुम्हारी एक एक चीज लौटा दूंगा, अभी के अभी दे दूंगा। भगवान के लिए तुम बारात मत रुकवाना। फिर फकीरा कुछ देर तक चुप हो गया, फिर बोला, बस भाई, उसके बाद क्या बताऊं। थोड़ी देर बाद मेरे साथ बूढ़ा किसान और गांव के कई आदमी उस पेड़ की तरफ जा रहे थे। ना जाने क्यों रास्ते भर मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही आपस में कोई बात की। हो सकता है उन लोगों को मुझ पर कोई और शक हो। मैंने पोटली उन्हें दे दी तो बूढ़े ने मुझे गले से लगा लिया। एक बार फिर मुझे उसकी आंखों में आंसू छलकते हुए दिखाई दिए, मगर अब खुद मेरी आंखें भी भीगने लगी थी। वो लोग पोटली लेकर चले गए और मैं वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा। मुझे याद नहीं कि कितनी देर तक बैठा मैं वहां पर सोचता रहा। मैं तो उस वक्त चौंका जब शाम के पहले पहर मुझे गांव की तरफ से
ढोलक बजने की आवाजें आई, मगर फिर मैं अपने गांव में कभी वापस नहीं लौटा और ना ही कभी फिर से चोरी की। बस यही मेरी आप बीती थी।